हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड एडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सिस्टम। जी हाँ, सब्जेक्ट का नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और सिस्टम का नाम है यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डिजीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर का मतलब होता है कि जब हमारी किडनी अपना काम करना भूल जाए। किडनी का काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना। जब हमारी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करना बंद कर देती है, पेशाब का बनाना बंद कर देती है, तो इसे रीनल फेल्योर बोलेंगे। ये एक्यूट भी हो सकता है और जो होता है क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट में ऐसा होता है कि रिकवरी स्टेज में आ जाता है। एक्यूट में होता है कि सडनली क्या होता है कि हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है, फुल स्टॉप लग जाता है सडनली, जो कि हमें पता नहीं रहता है। और क्रॉनिक में होता है कि पता रहता है कि मुझे किडनी डिजीज है, बट उनको मतलब धीरे धीरे क्या होता है क्रॉनिक में कि वो प्रोग्रेसिव होते जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होते जाता है, बल्कि वो ठीक नहीं होता है। तो ये रीनल फेल्योर, इसे क्रॉनिक रीनल फेल्योर बोलते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर में क्या होता है कि हमारी किडनी रिकवर होने का कोई चांसेस नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट लास्ट ट्रीटमेंट ही होता है कि रीनल ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसके अलावा चलिए अब जानते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, या फिर क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या होता है, या फिर ESRD यानी एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ए डिसऑर्डर इन व्हिच देयर इज प्रोग्रेसिव, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। जो हमारी रीनल फंक्शन है, जो हमारी किडनी है, जो ये फंक्शन करना क्या कर रही है कि बिल्कुल मतलब इसका जो रीनल फंक्शन है जो कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जब हमारी किडनी दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है, कुछ ना कुछ खराबी होते चल जाता है, तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है। उसके बाद जो हमारी किडनी है ये परमानेंट क्या हो गई है कि अपना फंक्शन खो दी है, अपना फंक्शन लॉस कर दी है। उसके बाद जो हमारी ये जो किडनी है इरिवर्सिबल, मतलब ये अब ठीक नहीं हो सकती है दोबारा से। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ये इस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि हमारी किडनी क्या होती है कि अपना सब कुछ खो चुकी रहती है, अपना जो सारी काम होती है वो बिल्कुल नहीं कर पाती है, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा डैमेज होती चली जाती है। उसके बाद परमानेंट डैमेज हो जाती है और ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हो जाता है। मतलब अब हमारी किडनी का फंक्शन जो होता है कि अब दोबारा से ठीक भी नहीं हो सकता, दोबारा जैसे वो काम कर रही है उस तरह से अब ये काम भी नहीं करेगी। उसके बाद है इट इज करेक्टराइज बाय एजोटीमिया यूरेमिक फ्रोस्ट। एजोटीमिया का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। जब हमारी रीनल जो होती है, जो हमारी किडनी होती है, जब अपना रीनल फंक्शन क्या करती है, लॉस कर देती है, उस समय क्या होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। इस तरह से जो होता है कि जमा होने लगता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी किडनी काम ही नहीं कर रही है। तो जो भी ज़्यादा जो यूरिया है, जो यूरिक एसिड है, ये सब हमारे बॉडी में ही जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है यूरेमिक फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि डिपोजिशन वेस्ट इन स्किन। जो हमारा जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्या होता है कि हमारे स्किन पे ही डिपॉजिट होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, हमारे स्किन पे ही जमा होने लगता है, उसे कहते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। उसके बाद इसके काउज की बात करेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक रीनल फेल्योर, इसका क्या काउज है, क्या कारण है? तो फर्स्ट है रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार। जब बार बार एक्यूट रीनल फेल्योर का एपिसोड आएंगे, एकाएक किडनी हमारा अचानक से काम करना बंद कर देती है, जब ये बार बार होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये परमानेंट की ओर धीरे धीरे चलते जाएगा, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज बन जाएगा। तो ये कारण है कि बार बार जब रीनल फेल्योर होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा क्रोनिक किडनी मतलब हमारी जो किडनी है अब परमानेंट डैमेज होने वाली है, परमानेंट अपना फंक्शन जो है वो खो देने वाली है, फंक्शन अपना भूल जाने वाली है। उसके बाद है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। जब हमारा क्या होता है कि ब्लड में हमेशा शुगर लेवल बढ़ा रहता है और ये जो ग्लूकोज जो होता है ये किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होता है नेफ्रॉन, उसमें जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, उसको क्या करता है हमेशा डैमेज करते चली जाती है, जिससे किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानने, ब्लड को छान नहीं पाती है, उसको ये क्या करती है डैमेज करते चली जाती है ग्लूकोज। उसके बाद है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। जब हमारी किडनी क्या करती है कि मतलब अगर किडनी जो है
उसका जो क्षमता है वो 600 ml पर मिनट जो होती है छानती है, जिसमें से 120 ml वो छान पाती है 600 ml में से। अगर हमारी किडनी हो क्या मतलब ज़्यादा ब्लड छानना है, जब बीपी बढ़ा रहेगा, जब हाइपरटेंशन रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, तो जो हार्ट से आने वाला जो ब्लड है वो ज़्यादा आएगा। जो मतलब जो हमारा जो न्यूनतम होता है वो 5 लीटर होता है। जो नॉर्मल होता है, जो हमारा हार्ट क्या करता है 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में वो क्या करती है मतलब वो पंप करते रहती है 1 मिनट में। उसके बाद क्या करती है कि हमारी किडनी उसमें से 20% यानी 1000 ml हमारी किडनी की तरफ ब्लड आती है। और वो ब्लड में से क्या होता है कि जो होता है कि उसमें से भी क्या होता है कि 600 ml ही 400 ml में क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है ब्लड सेल्स रहता है, ब्लड सेल जो होता है कि RBC WBC ये सब रहता है। ये सब करती है कि उसमें से 600 ml जो छन्ने वाला प्रोडक्ट रहता है उसमें से 600 ml में से फिर मात्र क्या होता है 20% ही छनता है, 120 ml छनता है मात्र। उसके बाद 120 ml जो छनता है, अगर वो क्या होगा कि ये नॉर्मल होती है। अगर इससे ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी धीरे धीरे किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसको वर्क प्रेशर पड़ेगा तो डैमेज जरूर होगा। तो इस तरह से अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के कारण भी क्या होता है कि हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। उसका पर मिनट है 120 ml छानने का पावर और रिऑब्जर्व करने का, लेकिन अगर उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हमारी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है पेनिट्रेटिंग रीनल इंजरी या फिर ब्लंट ट्रॉमा। अगर किसी को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि यूटीआई होगा। यूटीआई के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो ब्लैडर डैमेज होगी, उसके बाद यूरेटर के साथ साथ इस तरह से क्या होगा कि हमारी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अपना रीनल फंक्शन लॉस करने लगेगा। ब्लंट ट्रॉमा के कारण भी क्या होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक रीनल फेल्योर के चांसेज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है पेनिट्रेटिंग रीनल इंजरी के कारण भी क्या होता है कि हमारी किडनी डैमेज होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट काउज की तरफ, वो है क्रोनिक यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का मतलब होता है जो हमारे नेफ्रॉन को क्या कर सकता है, नेफ्रॉन के लिए क्या होता है नुकसानदायक होता है, जो हमारे नेफ्रॉन को क्या कर सकता है खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वो होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। और इस ड्रग को आप यदि लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो होता है नेफ्रॉन डैमेज होने की संभावना होती है, आपकी किडनी डैमेज होने की संभावना होती है, और आपको क्रोनिक रीनल फेल्योर का धीरे धीरे आपका क्या होता है कि संभावना बन जाती है। और जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जो होता है वो होता है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें होता है कि एमिकासिन होता है, जेंटामाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है यदि आप कानामाइसिन लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, टोब्रामाइसिन यदि आप लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, कैप्रियोमाइसिन का यदि आप यूज लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका ये किडनी दिन प्रतिदिन क्या करतेगी कि डैमेज करते हुए चली जाएगी। अब समझते हैं कि जो है ग्रेडिंग ऑफ CRF। ग्रेडिंग का मतलब होता है, ग्रेडिंग ऑफ CRF का मतलब होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर। इसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो नॉर्मल जो GFR होता है वो होता है 120 ml पर मिनट। नॉर्मल जो होता है कि GFR जो होता है 120 ml पर मिनट होता है। सबसे पहले जानते हैं कि GFR होता क्या है। GFR जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है। वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट जो प्रति मिनट क्या करता है कि 5 लीटर ब्लड पंप करता है। उस 5 लीटर में से क्या होता है कि 20% ब्लड हमारी किडनी की तरफ आता है। किडनी की तरफ जो आती है 1000 ml ब्लड, वो हमारी एफरेंट आर्टियोल से क्या होता है कि 1000 ml ब्लड रहता है, जिसमें क्या सेल वगैरह रहता है, जो कि उसमें कुछ छानने योग्य जो रहता है कि प्रोडक्ट नहीं रहते, छानने योग्य चीज़ें नहीं रहते हैं। उसमें से क्या होता है कि 600 ml छानने योग्य होते हैं। वो क्या आते हैं कि वो हमारे आ जाते हैं कि नेफ्रॉन के जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो होता है, कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड हमारा छनता है। तो उसमें 600 ml आता है। उस 600 ml में से क्या होता है कि 120 ml मात्र छनता है। यही होता है GFR। जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या होता है कि 600 ml ब्लड आने के बाद उसमें से मात्र 120 ml छन पाता है। ये होता है हमारा GFR। बाकी ये नेफ्रॉन का पार्ट है जिसे जान लेते हो। एक होता है PCT यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ग्लोमेरुलस होता है, जो कि होता है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ये होते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी।
जो कि कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये होता है लूप ऑफ हेनली और ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसमें यूरिन जो होता है कि प्रत्येक जो 1 मिनट में क्या होता है कि हमारा यूरिन जो बनता है 1 ml ही बनता है। तो ये आप सबसे पहले जानना था इसमें महत्वपूर्ण बात, जो कि GFR था, जो कि यहीं तक बात था। ग्लोमेरुलस जो होता है 1 मिनट में 120 ml छन पाता है। तो ये होता है नॉर्मल GFR। ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग जो होती है नॉर्मल GFR की ग्रेडिंग जो होती है वो होती है 120 ml पर मिनट। यदि ग्रेड फर्स्ट की बात किया जाए तो वो होता है 90 ml पर मिनट नॉर्मल, यानी 90 ml पर मिनट होता है जो ग्रेड फर्स्ट में होता है। इस टाइम क्या होता है कि कभी कभी नॉर्मल यानी 90 रहता है या फिर कभी कभी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का क्या कारण होता है, बढ़ने का क्या कारण होता है कि ग्लोमेरुलस क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि बढ़ जाता है। GFR बढ़ने का कारण होता है कि हमारे किडनी में क्या होता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, और वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं मतलब एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, दूसरे किडनी में मतलब 2-2.5 मिलियन के आसपास हमारा नेफ्रॉन है। उसमें से कुछ नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं तो बाकी बचे जो अच्छे नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं कि जो होता है 120 ml तक पहुंच सके। वो कंपनसेट करते हैं, वर्क में क्या करते हैं कि वो साथ देते हैं ताकि जो डैमेज हुए नेफ्रॉन से जो काम नहीं हो पा रहा है ये काम भी ये खुद करने की कोशिश करता है। जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है कि बढ़ जाता है। ये एकमात्र फर्स्ट ग्रेड है जो जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल से इंक्रीज होने की कोशिश करता है। दूसरा जो होता है वो ग्रेड सेकेंड में क्या होता है 60 to 89 ml पर मिनट होता है। ग्रेड थर्ड में 30 to 59 ml पर मिनट होता है। ग्रेड फोर्थ में क्या होता है कि 15 to 20 ml पर मिनट होता है। ग्रेड फिफ्थ की बात करें तो इसमें 15 ml पर मिनट यानी लेस देन, जो कि ग्रेड फिफ्थ में क्या होता है कि 15 ml से भी कम हमारा ग्लोमेरुलस क्या करता है कि वो ब्लड छान पाता है। तो इस केस में इसको कहते हैं ESRD। ESRD का फुल फॉर्म होता है इंड स्टेज रीनल डिजीज। ये इंड स्टेज में चला आता है। ESRD का फुल फॉर्म होता है इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, जो कि ग्रेड फिफ्थ में जाके होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब इतना कम जब यूरिन जो होता है कि जब 15 ml क्या होता है 15 ml से कम ब्लड छनता है तो समझिए यूरिन कितना कम बनेगा। इस वजह से क्या होता है कि बाकी जो बचे यूरिन होते हैं जो फ्लूइड रहते हैं वो हमारे बॉडी की तरफ ही चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अब साइन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। ये तो काउज थे, उसके बाद ग्रेड के बारे में बात किए। अब जानेंगे इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या पेशेंट के अंदर लक्षण दिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलिए आप जानते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी इसका क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। CKD के पेशेंट में आपको क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एडिमा। एडिमा यानी बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, बॉडी में फ्लूइड रहेगा। अकर्स ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन, यानी क्या हो रहा है बॉडी में फ्लूइड रुकते जा रहा है, क्योंकि जब इंड स्टेज में पहुंच गया था ग्रेड फिफ्थ में तो उस समय क्या हो रहा था कि रीनल डिजीज का जो GFR रेट था वो 15 ml से भी कम होना हो गया। जो ब्लड का छानने का प्रक्रिया था वो 15 ml से भी कम हो गया। तो बाकी जो बचा फ्लूइड है नॉर्मल होना चाहिए 120, तो क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हमारे बॉडी में जा रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, जिससे क्या होगा बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद है दूसरा एनीमिया। एनीमिया दूसरा जो है वो है एन्यूरिया। एन्यूरिया जो होता है यूरिन आउटपुट डिक्रीज 100 पर 24 आवर्स। क्या हो रहा है कि इसमें एन्यूरिया में क्या होता है कि 24 आवर्स में जो यूरिन 100 ml से भी कम देखने को मिल रहा है, कम यूरिन आता है, इसको बोलेंगे एन्यूरिया। तो जो कि CKD के पेशेंट का ये भी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्योंकि फ्लूइड हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि रिटेंशन हो रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लूइड बॉडी में जमा हो रहा है, तो क्या होगा कि हाइपरवोलेमिया यानी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड। ये तीनों केस क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि GFR जो रेट है वो क्या हो गया बहुत ज़्यादा कम हो गया, इंड स्टेज में पहुंच गया, जिसके कारण क्या हुआ है कि हाइपरवोलेमिया देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है और फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिल रहा है। उसके बाद है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो जाता है कि डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल ड्यू टू डाइल्यूशन। क्या
हो रहा है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो हो गया, क्या हुआ गया कि सोडियम उसमें डाइल्यूट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिली। बॉडी में सोडियम की मात्रा जो है वो कम देखने को मिला। उसके बाद है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिल रहा है? जो पैराथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, किडनी पर फंक्शन करता है, किडनी पर फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, किडनी तो डैमेज हो गया, जिससे पैराथायराइड हार्मोन का जो फंक्शन नहीं हो पाएगा किडनी पर, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज कैल्शियम रीनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा कि रीनल भी कैल्शियम का क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन के टाइम क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। पोटेशियम लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हाइपरकैलेमिया में बढ़ जाता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होगा कि सीरम पोटेशियम लेवल जो कि है इंक्रीज हो गया, बढ़ हो गया, जिससे क्या होगा कि डेवलप एसिडोसिस होगा। उसके बाद नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि H+ आयन एक्सक्रीट हो जाता है। बट इस कंडीशन में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन क्या होगा कि उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा बॉडी से, जब बाहर नहीं होगा तो क्या होगा कि H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड क्या होगा कि बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि और ज़्यादा एसिडिक होगा, pH लेवल बढ़ेगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगा। उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि इस समय डिक्रीज इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, क्योंकि क्या हुआ कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन घट जाता है। उसका सिक्रेशन क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो क्या होता है सिक्रेशन घट जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि लेस देन आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन जो कि होगा कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। क्या होगा, शरीर में ब्लड की कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद है प्यूराइटिक स्किन। प्यूराइटिक स्किन में क्या होता है कि प्यूराइटिस या इचिंग अकर्स ड्यू टू द यूरेमिक फ्रॉस्ट। क्या होता है कि नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट होता है, यूरिक एसिड, ये सब क्या होता है कि स्किन में एक्यूमुलेट होने लगता है, जो कि इसको कहते हैं प्यूराइटिक स्किन। स्किन में जब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इचिंग करने लगता है, यूरेमिक फ्रॉस्ट। उसके बाद है जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग का कारण मुख्य होता है कि इंक्रीज ब्लड यूरिया। क्या होता है, ब्लड में क्या होता है कि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अमोनिया लेवल भी क्या होता है कि बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अमोनिया लेवल भी बढ़ जाता है। उसके इसमें क्या होता है कि इरिटेट जीआई सिस्टम, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम है वो क्या होता है कि इरिटेट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर क्या करता है, जीआई ब्लीडिंग कराता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग कराता है। अमोनिया का लेवल डायरेक्ट, जो अमोनिया जो होता है हमारे लेवल को जो लीवर को इरिटेट करता है, लीवर को इरिटेट करने के बाद क्या होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है जीआई ब्लीडिंग होता है। इस तरह से आपने जाना कि एडिमा हो जाता है, सीकेडी के पेशेंट में आपको एडिमा देखने को मिलेगा, एनुरिया देखने को मिलेगा, हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, उसका एनीमिया देखने को मिलेगा, प्यूराइटिक स्किन देखने को मिलेगा, जो कि स्किन पर क्या होता है कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जमा होने जाता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। उसके नेक्स्ट सिम्टम्स की वो है कॉस्मोस रिस्पायरेशन। कॉस्मोस रिस्पायरेशन में क्या होता है कि अकर्स ड्यू टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि पोटासियम भी बढ़ा रहता है, उसके बाद क्या होता है कि H+ आयन का एक्सक्रीशन नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में कार्बोनिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो जिसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि डीप ब्रीदिंग होते रहता है, डीप ब्रीदिंग मैकेनिज्म काम करते रह जाता है, जिससे क्या क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकले। तो इसे कहते हैं एयर हंगर। और जो मैकेनिज्म काम करता है वो होता है कंपनसेट मैकेनिज्म ऑफ एसिडोसिस। इसमें इस केस में क्या होता है कि कंपनसेट मैकेनिज्म काम करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और जो कि बढ़ा रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ा रहेगा, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा कि सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर जो कि साइन सिम्टम्स है वो डिक्रीज GFR रेट, जो कि आपने पहले ही सबसे पहले जाना है कि जो ग्रेडिंग होता है वो जब ग्रेड दिन प्रतिदिन पार करते जाता है, जब वो कुछ समय में, उसके बाद क्या होता है कि उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट घटते जाता है, जो कि सबसे कम होता है, जो कि एंड स्टेज में पहुंच जाता है वो होता है लेस देन 50 ml पर मिनट।
जो कि इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज का होता है। उसके बाद है अगर पोटासियम बढ़ा रहता है तो आपको कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलता है। उसके बाद है जीआई इरिटेशन साइन ड्यू टू एक्सेस वेस्ट। जब क्या होता है कि एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि जीआई इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है नौजिया और आपको वोमिटिंग देखने को मिलता है। पेशेंट को उल्टियाँ भी देखने को आपको मिलती है, जी मितलाना देखने को मिलता है। इस तरह से आपने जाना कि सीकेडी के जो पेशेंट होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले, क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले जो पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं, उसमें आपको एडिमा देखने को मिलता है, एनुरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है, आपको फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है, आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है, पीरियोडाइटिक स्किन देखने को मिलता है, जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कॉस्मोस रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में। सीरम क्रिएटिनिन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। डिक्रीज जीएफआर देखने को मिलता है, जीएफआर रेट जो कि घटते जाता है। कार्डियक एरिथमियाज आपको देखने को मिलता है। और जीआई इरिटेशन के कारण क्या होता है कि एक्सेस जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नौजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। इस तरह से आपने जाना है कि जो सीकेडी के पेशेंट रहते हैं उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर क्रोनिक रीनल फेल्योर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट जब आएगा तो क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है एसएस जीएफआर रेट का ग्रेडिंग क्या है, जो 1 मिनट के अंदर जो यूरिन का फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद है केएफटी में क्या करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे यूरिया देखेंगे और क्रिएटिनिन देखेंगे, और वो क्या रहेगा कि इरेज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, इंक्रीज रहेगा। उसके बाद क्या है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे उसमें क्या होगा कि इंक्रीज पोटासियम वैल्यू उसमें क्या रहेगा कि इंक्रीज रहेगा। उसके बाद सीरम यूरिक एसिड भी क्या रहेगा कि इंक्रीज रहेगा, सीरम यूरिक एसिड भी क्या रहेगा कि बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद एवीजी एनालिसिस की बात करें तो एवीजी एनालिसिस में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट एल्कलोसिस में है या फिर एसिडोसिस में। तो इसमें क्या रहेगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा या फिर एल्कलोसिस पीएच कितना है। उसके बाद क्या होगा यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि पेशेंट को 24 आवर्स के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए बोलेंगे कि आपका यूरिन कितना आ रहा है, प्रत्येक टाइम कितना 24 आवर्स के अंदर आपका यूरिन आ रहा है। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो उसको फॉल्स कैथेटर लगाकर फिर उसको क्या करेंगे कि उसमें खुद से उसका मॉनिटरिंग करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद सीबीसी में जब सीबीसी करवाएंगे तो उसमें सीबीसी में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ा हुआ है तो डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या है कि किडनी में इन्फेक्शन है। अगर आरबीसी घटा हुआ तो क्या हुआ कि पेशेंट एनीमिक है, पेशेंट को एनीमिया हुआ है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखने के लिए क्या करते हैं HbA1c करवाते हैं, जो कि उसका वैल्यू देखते हैं। उसके बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, उसका क्या देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। उसके बाद क्या है वेट मॉनिटरिंग करवाएंगे, वेट मॉनिटरिंग डेली करवाएंगे। वेट मॉनिटरिंग डेली इसलिए करवाएंगे क्योंकि पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड रहता है, जिसको देखने के लिए क्या करना है कि उसको कि कितना घटा हुआ है डायलिसिस के बाद और डायलिसिस से पहले कितना था, उसके लिए क्या करना है कि डेली बेसिस पे क्या करना है वेट मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है। वाइटल्स मॉनिटरिंग इसलिए करना है क्योंकि पेशेंट का जो होता है कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसका हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद यदि कोई ट्रॉमा वगैरह का पता लगाना है तो उसके लिए क्या कराएंगे यूएसजी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे और एमआरआई करवाएंगे। इन सबसे क्या होगा कि ट्रॉमा का पता चलेगा, टू रूल आउट कॉज ऑफ सीकेडी का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना है कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है, उसके बाद उसके डेफिनेशन के बारे में जाने हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेड किस किस ग्रेड में जब जीएफआर घट जाएगा तो कौन कौन से ग्रेड में जाएगा, कितना जीएफआर घटेगा तो ये इंड स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद आपने जाना है कि इसका कारण क्या है, मुख्य रूप से इसका किन किन कारणों से क्या होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। उसके बाद आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जाने हैं इसका कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जब पेशेंट क्या होगा सीकेडी वाला रहेगा। उसके बाद आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे दूसरे वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, एएनएम, जीएनएम या फिर कोई फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।